In today's class, what I'm going to take in today's class, I will cover the literary works of जॉन मिल्टन। जो जॉन मिल्टन का लिटरेरी वर्क्स है उसको हम कवर करेंगे। और उसमें अगर आप देखेंगे कि जॉन मिल्टन का जो लिटरेरी वर्क्स है, वी ऑल नो कि उनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जब जहाँ से उनको एक पॉपुलैरिटी मिलती है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ creativity। तो ये what type of poem it is and under what situation John Milton composed the poem, what is the theme of question has been asked, especially from this poem, I will go in a way। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी इट्स एन ओड, ओ डी ई। और हमें पता है कि क्या होता है, इट्स अ लिटरेरी फॉर्म। जो ओड क्या है, ओड इज अ लिटरेरी फॉर्म। और एक ऐसा फॉर्म होता है कि ओड एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म है जिसमें जो है राइटर क्या करता है, किसी चीज को एक तरह से वो इंट्रोड्यूस करता है। द राइटर जो ओड है या एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म है जिसमें राइटर क्या करता है, राइटर जिसे एक वर्ड कहा जा सकता है, ओड इज नॉट रिटेन फॉर बट टू। ओड जो होता है वो किसी के लिए लिखा जाता है। इसमें ओड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ओड के लिए एक वर्ड ये भी कहा जाता है कि ओड इज मच लॉन्गर देन द लिरिक। तो इट हैज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिक, लेकिन जो लिरिक पोयम है उससे यह बड़ी होती है। तो दो चीजें हमें ध्यान में रखना है जब भी हम ओड के बारे में बात, जो होता है या क्या होता है, ओड इज नॉट रिटेन फॉर बट टू, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, ode is what is ode is just like lyric but it is much longer than the lyric proper। ये जो है लिरिक प्रॉपर से बड़ा होता है पोएम का जो शक्ल होता है। अब हम लोग जो इस पे बात करेंगे, इस पे किस पोएम की बात करेंगे, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी को लेके बात करने जा रहे हैं। ये पोयम जो है जॉन मिल्टन ने 1629 में लिखा, नंबर वन पॉइंट। एंड इन 1629 जॉन मिल्टन वाज परसुइंग हिज बीए डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। वो जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री परसू कर रहे थे, एक चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये जो पोयम है जॉन मिल्टन के कलेक्शन ऑफ द पोयम 1645 में पब्लिश हुआ था। तो अगर हम डेट के बारे में बात करेंगे तो हमें इस पोयम से रिलेटेड दो डेट ध्यान में रखनी है। नंबर वन, द पोयम वाज रिटन इन 1629 एंड इट वाज द फर्स्ट पॉपुलर पोयम, वन ऑफ द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर पोयम्स ऑफ जॉन मिल्टन व्हिच ब्रॉट नेम एंड फेम टू हिम। और ये जो पोयम है ये बताती है कि आने वाला वर्क मिल्टन का कैसा होगा, रिलीजियस स्पिरिट, प्रोटेस्टेंट का थॉट, ऑल दिस थिंग्स वी कम टू नो। क्योंकि जिस हिसाब से जीसस क्रिस्ट को लेकर के, जिसको जो है ये कहा जाता है कि ही वॉज द सन ऑफ गॉड, गॉड सेंट हिम फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू अर्थ। ये जिस तरह का थीम उन्होंने रखा हुआ है, लिया है, वो चीजें हमें और देखने को कहाँ मिलता है, इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड। एंड आल्सो वी कम टू नो अबाउट व्हाट की उनका जो आर्टिस्ट ब्लाइंडनेस है उन सब में भी। सो रिमेंबर दैट की ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी इट्स द ओड, इट्स अबाउट whom, इट्स अबाउट द जीसस, अबाउट द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट। उनका जीसस क्रिस्ट का बर्थ के है, ऑल दिस थिंग्स वी कम टू नो। उसके बाद ये जो है जॉन मिल्टन का एक कलेक्शन ऑफ द पोएम आया था, उसका क्या नाम था कि पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन। ये एक कलेक्शन, ये पूरा यहाँ से टाइटल है, पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन। ये कलेक्शन 1645 में आया था। 1645 में पहली बार ये पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी उसमें पब्लिश होता है। द पोयम डिस्क्राइब्स क्रिस्ट इनकारनेशन। जो पोयम है ये जीसस क्रिस्ट के इनकारनेशन को बताता है। इनकारनेशन का मतलब उनके धरती पर आने का, उनके जन्म लेने का, उनके अवतरित होने का, उनके अवतरित होने का। एज वी ऑल टू नो अबाउट कि विष्णु के अवतार किस तरह से, लॉर्ड रामा, देन वी कम टू नो अबाउट कृष्ण, कि वो सब कैसे उनके अवतार है। इन द सेम वे we are so come to know about what we are so come to know कि incarnation of जीसस क्रिस्ट का धरती पर अवतरित होना, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, when you go with this poem what you find कि जब वो आते हैं
तो उन्होंने इसमें बताया कि उनके आने की वजह से या जब वो धरती पर जन्म लेते हैं तो जो पेगन पार्ट्स है उनका इरेडिकेशन होता है। दूसरा उन्होंने पोयम का जो कि एज जीसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न या एज ही केम एक दूसरा है। इट मीन्स दैट ही केम वेयर ही केम इरेडिकेट पेगन पार्ट्स, वही अब लिखा गया, एंड ही ओवर थ्रो द अर्थली एंड पेगन पार्ट्स। सो इसका दो थीम बस आपको ध्यान में रखना है, द इनकारनेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट एंड ड्यू टू द इनकारनेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट वी फाइंड द इरेडिकेशन ऑफ द पेगन पार्ट। द पोएम आल्सो कनेक्ट द इनकारनेशन विद जीसस क्रिस्ट क्रूसिफिक्शन, उनका क्रूसिफिक्शन को भी ये इनडायरेक्टली कनेक्ट करता, वहां तक ले जाता है। तो अब उसका कितना पार्ट बन गया, तीन पार्ट बन गया। बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट की एज ही केम he was sent for what? He was sent as Christianity believed, he was sent to eradicate the earthly and pagan parts. Number third, for the welfare of human being, for the welfare of human being he crucified himself, for the welfare of humanity he crucified, तो उनका क्रूसिफिक्शन भी इसमें किया गया। अब उसके बाद कई बार मैंने देखा टीजीटी पीजीटी में भी ये इसके फॉर्म को लेकर के बात की गई है, स्टैंजा फॉर्म को लेकर के, इसके राइट पैटर्न को लेकर के। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इंफॉर्मेटिव बहुत ज्यादा लगता है, वर्ड फॉर्म में है, लेकिन जो इसका स्टैंजा है, द पोएम इज डिवाइडेड इनटू टू। कितने से डिवाइड किया गया, दो सेक्शन में। HYMN हिम्न क्या होता है, हिम्न ऐसी लाइंस, सच लाइंस ऑफ द पोएम या सच सॉन्ग दैट कंपोज्ड इन द एडमिरेशन ऑफ गॉड, ऐसी लाइनें या ऐसी पोएम्स जो कि ईश्वर की स्तुति में, ईश्वर की वंदना में गाई जाती है, लिखी गई, उसको क्या कहा जाता है, द हिम्न कहा जाता है। पहला हिस्सा क्या है, द हिम्न है। और जो हिम्न है विच कंप्राइजेस द बल्क ऑफ द पोएम, जो हिम्न है यह पोएम के बड़े हिस्से को कवर करता है। और कितने हिस्से में, 27 स्टैंजास। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हिम्न है वो कितने स्टैंजास की, पोएम 7 स्टैंजास को प्रोडक्शन। इसके अलावा इसमें 4 स्टैंजा का एक प्रीफेस लिखा गया है, इज प्रीफेस बाय अ 4 स्टैंजा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा इसमें जो है क्या किया गया, एक प्रीफेस लिखा गया है जो 4 स्टैंजा इंट्रोडक्शन का काम करता है। सो पोएम इज द पोएम इज डिवाइडेड into two sections. The first section is known as the hymn. Already I told you कि the hymn verses are the poem composed in the devotion to God। और जो हिम्न है, बल्क ऑफ द पोएम है, ये 27 स्टैंजास को कवर करता है। और इसमें जो है 4 स्टैंजास है, वो एक इंट्रोडक्शन जो प्रीफेस के रूप में पोएट उसमें बताता है कि उसका पोएम लिखने का पर्पस क्या है, वो एक प्रीफेस पोएटिक फॉर्म में ही प्रेजेंट करता है। विल्टन्स का जो इंट्रोडक्टरी स्टैंजा मतलब जो 4 स्टैंजा जो प्रीफेस रूप में है। विल्टन्स का इंट्रोडक्टरी स्टैंजा, जो विल्टन्स का इंट्रोडक्टरी स्टैंजा था वो कितने लाइन पे, 7 लाइन ईच, 7 लाइन पे। विल्टन्स इंट्रोडक्टरी स्टैंजाज आर 7 लाइन ईच, 5 लाइन्स ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर, जिसमें 5 लाइन्स जो कितने मीटर में, आयाम्बिक पेंटामीटर में है। यू की A B. This is the important part. And what do you get here? You get here कि विल्टन्स का जो इंट्रोडक्टरी स्टैंजास है वो किस पे है, 7 लाइन पे। एंड व्हाट डू यू मीन इन बाय इंट्रोडक्टरी स्टैंजा, जो 4 स्टैंजा जो प्रीफेस के रूप में काम कर रहे हैं। और वो जो इंट्रोडक्टरी स्टैंजास की शुरू का जो 5 लाइन है, लेकिन वो कितने लाइन का है, 7 लाइन का है। बट शुरू का जो 5 लाइन है वो आयाम्बिक पेंटामीटर में है, जिसका राइमिंग स्कीम क्या है, A B. इट मीन्स दैट द 4 स्टैंजा ऑफ पोएम कंसिस्ट 7 लाइन्स
The beginning five lines are in iambic pentameter, and it has the rhyme scheme. It has the rhyme scheme A B A B B. So I came to know that you are in position to understand what I want to tell you. अब इस शीट पर मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं फिर से रिवीजन कर दूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट मिल्टन्स पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी. This written in 1629 when he was pursuing his BA degree from Cambridge University, Christ College. And second important point कि the poem published in आप कह सकते हैं कि in 1645 कलेक्शन ऑफ द पोएम है जो 1645 पे आया हुआ था, उस पे ये पोएम जाके पब्लिश होती है, लेकिन 16 क्या ये पोएम इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट्स इन द फॉर्म ऑफ ओड, active form of poetry, and in ode someone is introduced. Ode is not written, and ode is much larger than the lyric. Ode has the basic characteristic. Ode has the similarity with lyric. ode के में similarity होती है लिरिक के साथ, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? लिरिक लिरिक में भी जो है सीरियस सब्जेक्ट मैटर, डिफाइंड थॉट और ट्रीटमेंट उसका भी वैसे ही होता है जैसे ode में वो सब चीजें. The present ode on the morning of Christ's nativity is about the birth of the Jesus Christ, and then he was free for the pagan bards. Crucifixion. His crucifixion is for who? For the welfare of the human beings, for to save humanity, to save goodness and virtue. He was crucified. Yeah, he sacrificed himself. If you talk about the form of the poem, so the poem is two. How many stanzas? 27 stanzas. जो 4 स्टैंजा वो इंट्रोडक्टरी स्टैंजाज है. इसमें है 5 लाइन ईच में. इंट्रोडक्टरी स्टैंजाज और 5 लाइन, सॉरी 7 लाइन में है. लेकिन जो उनमें से जो शुरू का है इसमें है उसका वो आयामिक पेंटामीटर में है, और उसका राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी बी फॉलोड बाई आगे का. जागृति सही इज नॉट getting my voice and same thing was said by बुशरा. क्या सबको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आवाज नहीं आ रही है? कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? ओके, नाउ कैन यू टेल मी कि नाउ आर यू गेटिंग माय? अब जा रही है आवाज? आई हैव पुट ऑफ माय कैमरा. Yes, yes. Yes, sir. Yes. Now clear. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड. तो चीजें जितना जितना मैंने क्लियर किया था वो सारी चीजें क्लियर हो गई थी इस पेज का, इस शीट का. ओके आरिफ, ओके. तो इस शीट की जितनी चीजें थी वो क्लियर हो गई थी. मैंने बताया कि जो 5 लाइन था वो तो आयाम्बिक पेंटामीटर में था, लेकिन जो उसमें से 2 लाइन उसका राइम स्कीम एक जैसा चलता. तो 27 स्टैंजाज रहे और वो 27 आयाम्बिक पेंटामीटर. इसकी का क्या था? ए बी ए बी 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 ए बी बी. सो वी कम टू नो कि दिस वाज द राइमिंग स्कीम की ये उसका रहा था. अब अगर हम इस पे बात करें कि ये जो राइमिंग स्कीम रहा है इसमें ये फर्स्ट 5 लाइंस का था. तो फर्स्ट 5 लाइंस में जो है क्या कर रही है? फर्स्ट लाइन जो उसका थर्ड से राइम कर रही है, फिर जो सेकंड था वो फोर्थ से राइम कर रहा है, और सेकंड जो है फोर्थ और फिफ्थ से, तीनों से राइम कर रहा है. ये 5 लाइंस कर रहा है.
और जो लास्ट का 2 लाइन बचा हुआ वो राइमिंग कपलेट, मतलब वो एक अलग पैटर्न पे चल रहा था, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि वो किस में था, वो राइमिंग कपलेट में रहा है। द फाइनल लाइन ऑफ ईच स्टैंजा इज रिटन इन आयामिक हेक्सामीटर। हर लाइन का जो फाइनल स्टैंजा का जो भी मतलब जो फाइनल लाइन है ईच स्टैंजा का, वो किस में लिखा गया है, आयामिक हेक्सामीटर में लिखा गया है। आयामिक हेक्सामीटर वी ऑल नो की 6 फीट और 12 सिलेबल। तो आयामिक पेंटामीटर, आयामिक हेक्सामीटर। जब हम आयामिक की बात करते हैं तब क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस। ये बहुत बड़ा कॉमन हो गया, कई बार बताया गया। इवन यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, तो यू ऑल नो की आयामिक मीटर का एक टाइप होता है। और जब आयामिक मीटर का एक टाइप है तो वो कैसा मीटर होता है, उसमें जो पहला सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा, अगला वाला जो सिलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड होगा। इसका मतलब जो ब्लैक वर्ड्स है और जो हीरोइक कपलेट है वो किस पे लिखा जाता है, आयामिक मीटर में लिखा जाता है। पेंटा क्या होता है, पेंटा इज अ 5, पेंटा इज अ 5। इसका मतलब कि अगर हम पेंटा आयामिक के साथ अगर हम पेंटा जोड़ते हैं तो उसमें 5 फीट होगा और 10 सिलेबल होगा। हेक्सा का क्या मतलब होता है, 6 होता है। जब आयामिक के साथ हेक्सा मीटर जोड़ा जाएगा तो हेक्सा का मतलब कि उसमें 6 फीट होगा, 12 सिलेबल होगा। ऐसे ही सेप्टा होता है, सेप्टा माने 7 फीट और 14 सिलेबल होगा। ऐसी ऑक्टा होता, ऑक्टा माने 8 का मतलब कि 8 फीट और उसके बाद आपका 60 जा करके जो है सिलेबल हो जाएगा। सो व्हाट आई वांट टू से कि वेन एवर यू गो विद द पार्टिकुलर पोएम, you have to go with the theme, you have to go with the structure, you have to go with the meter, because these things are going to be asked। यही सारी चीजें जो उसका क्या है। फिर ये तो पहले पार्ट का था, पहले पार्ट को मैंने क्या बताया था, दैट वाज द हिम। पहला पार्ट हिम्न था। दूसरा पार्ट अब क्या है, द हिम्नल स्टैंजास आर 8 लाइन्स ईच। जो हिम्नल स्टैंजास है वो कितने लाइन्स के रहे, 8 लाइन्स के। ये दूसरे पार्ट का हिस्सा बन रहा है। पहला तो हिम्न था, दूसरा जो हिम्नल स्टैंजास है वो 8 लाइन्स ईच अन यूनिफॉर्मिटी रिटेन इन आयम्बिक मीटर। जो दूसरा बचा हुआ हिस्सा है 27 के अलावा, वो सब के सब किस पे, आयम्बिक मीटर में है। As in the introductory stanzas, the final 2 lines form a rhyming couplet। और उसमें भी जो है, उसमें जो 2 लाइन हर स्टैंजा का होता है वो एक राइमिंग कपलेट पे होता है, विद अ लाइन इन टेट्रामीटर। और उसमें भी वो जो होता है किस लाइन में होगा, टेट्रामीटर में होगा। टेट्रामीटर का मतलब क्या हो गया, टेट्रा का मतलब जो है 4 फीट एंड 8 सिलेबल, टेट्रा। तो पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, टेट्रा, ये सब हमें मीटर भी पता होना चाहिए। तो टेट्रा मीन्स 4 फीट एंड 8 सिलेबल फॉलोड बाई अ लाइन इन हेक्सा मीटर। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि उसमें जो राइमिंग कपलेट होगा, राइमिंग कपलेट पे जो 2 लाइनें होगी, एक लाइन तो टेट्रामीटर में होगा लेकिन उसके बाद वाली जो लाइन होगी वो हेक्सामीटर में होगी, विच क्लोजेस आउट ईच स्टैंजा। द फर्स्ट 6 लाइन्स आर मेड अप ऑफ 2 टर्सेट। जो शुरू का 6 लाइन्स है उसको टर्सेट में डिवाइड किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाई टर्सेट, टर्सेट का मतलब कि 3 लाइन्स स्टैंजा। टर्सेट मीन्स 3 लाइन्स। अगर कुछ नहीं समझ में आता बस हमें इतना समझ लेना है कि व्हाट इज टेट्रा, व्हाट इज हेक्सा, व्हाट इज टर्सेट, ऑल दीज थिंग्स, व्हाट इज राइमिंग कपलेट। इसके माध्यम से हम ये समझ जाएंगे कि ये चीजें रही है, तो वो चीजें समझना आसान हो जाएगा आगे चल के। तो जब जो 6 लाइन है वो 2 हिस्सों में बांटा गया, 3 3 लाइन का, उसको क्या कहा गया, टर्सेट कहा गया। ऑर्गेनाइज्ड बाय द राइमिंग स्कीम। और ये जो 6 लाइन रहा है जो कि 3 3 में बांटा गया, उसका राइमिंग स्कीम क्या था, A A B C C B, दिस इज द राइमिंग स्कीम। A A B C B, इसका मतलब पहली लाइन किससे, दूसरी लाइन से और फिर आपका चौथी और पांचवी कर रही है। राइमिंग पैटर्न यू कैन जस्ट गो ए ए ए पहली लाइन, फिर दूसरा, दूसरा जो ए है वो दूसरी लाइन, दोनों को ए की तीसरी लाइन अलग है। लेकिन जो बी है वो फिर छठी लाइन से जाकर के राइमिंग कर रहा है। तो पहली लाइन दूसरी लाइन से, तीसरी लाइन छठी लाइन, पांचवी है वो एक पैटर्न पे चल रही है। द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ ईच टर्सेट आर इन ट्राई मीटर में, किस मीटर में, ट्राई मीटर में।
एट द थर्ड इन पेंटामीटर, और जो थर्ड है वो किस पे, पेंटामीटर। इन्होंने ये भी बता दिया कि जो 6 लाइन को बांटा गया, किसमें बांटा गया 6 लाइन को, 6 लाइन को जो टर्सेट में बांटा गया, उसमें जो है, जो टर्सेट का मतलब 3 लाइन सिस्टम था, तो उस टर्सेट का जो पहले का 2 लाइन रहा है वह ट्राई मीटर में रहा है। वह किस पे रहा, ट्राई मीटर में। ट्राई मीटर मतलब 3 फीट और 6 11। लेकिन जो तीसरा लाइन था उसका वह पेंटामीटर में रहा। पेंटामीटर का मतलब आयामिक पेंटामीटर को फॉलो किया होगा, वो 5 फीट और 10 11 को, ये चीज। पोयम का थीम क्या है, जैसा पहले ही बता दिया कि कृष्ण के बर्थ को लेकर के बात की गई है। द फीस्ट ऑफ द सरकम सीजन, गुड फ्राइडे पर उनका जन्म, उसको लेकर के नेटिविटी को बात की गई है। इनकारनेशन ऑफ क्राइस्ट जीसस क्रिस्ट की बात की गई है, एंड द इरेडिकेशन ऑफ पेगन पार को लेकर के बात की गई है। सो वी कम टू नो अबाउट व्हाट वी कम टू नो ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। मैं नहीं कहता कि बहुत पॉपुलर है या इतना दिमाग जितना बताया कि आपको लगाने की जरूरत है, लेकिन अगर आप हल्का सा भी इसमें ध्यान में रखेंगे तो कई चीजें क्लियर हो जा रही है। ट्राई बीटर, टेट्रा बीटर, पेंटा बीटर, हेक्सा बीटर, सेप्टा बीटर, ऑक्टा बीटर, राइमिंग की बात, और फिर उसके बाद जो है हिम्ड क्या है, कितने स्टैंजास, 27 स्टैंजास, थीम क्या है, 4 स्टैंजास जो है वो कैसे चल रहे हैं। तो वी ऑल केम टू नो अबाउट इट। इस पोयम को लेकर के क्या क्रिटिकल रिस्पांस रहा है, एक क्रिटिक है जिनका नाम है टॉमस कॉर्न, THOMAS, कॉर्न CORN, टॉमस कॉर्न नाम के एक क्रिटिक है। उन्होंने कहा था कि जनरली बी रिकॉग्नाइज्ड एज मिल्टन फर्स्ट मैनिफेस्टेशन। ये जो है क्या किया गया था कि ये मिल्टन का पहला मैनिफेस्टेशन के रूप में देखा जाता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, घोषणा पत्र, कि हम घोषणा करते हैं कि आने वाले समय में हमारा इरादा क्या है, हम क्या करेंगे। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है, तो इस पोयम को मिल्टन के घोषणा पत्र के रूप में देखा गया था। एज द पोएट वो क्या करेंगे, पोएटिक जीनियस एंड क्वालिटेटिव पोयम टू बी साइड लिसिडास, और एक ऐसी पोयम है जिसको लिसिडास के लगभग उसी के समकक्ष रखा, एलॉन्ग साइड लिसिडास। सो आई जस्ट वांट टू से कि देयर इज अ क्रिटिक टॉमस कॉर्न ने इस पोयम की प्रशंसा की है, और उन्होंने कहा कि इस पोयम में मिल्टन ने अपने रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड को दिखाया है, और ऐसा लगता है कि उन्होंने पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन के जो बीज है वो इसी पोयम में बो दिए थे, कि आने वाले समय में वो जिस एज से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू द एज ऑफ रिफॉर्मेशन, वो एज ऑफ रिफॉर्मेशन से स्पिरिट है, दैट पर्टिकुलर रिलीजियस स्पिरिट विल बी देयर। स्पिरिचुअलिटी हो गया, आज दिस कम टू नो, तो वो उसको उसमें लेकर के बात करते हैं। आई थिंक यू केम टू नो, ये चीजें क्लियर होगी। जस्ट गिव मी क्विक रिस्पांस, गिव मी क्विक रिस्पांस। ठीक। Yeah, Jagriti got your response. I will discuss better in any other class, but the remaining part I will cover today. Now, it's another work of John Milton, that is Milton's 1645 poems, and it's the collection of the poem. Already I told you कि Milton's 1645 poem, what type of poem you find here, and in what way this poem has been written, and what poems have been included here. You will come to know in a very detailed way. So Milton's 1645 जो poems है, it's a collection of poem divided into separate English and Latin section. इसमें उनका जो इंग्लिश और लैटिन सेक्शन है वो शामिल किया गया था। इट इंक्लूड सच नोटेबल वर्क एज, इसमें कौन कौन सा वर्क है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी है, कॉमस है, लिसिडास है। 1670, in 1673, a year before his death, Milton issued a revised and expanded edition. ये जो 1645 पोएम्स इनका आया था, the expanded edition of this poem came in 1673. This is another important, but this is another important thing which you have to keep in your mind कि the 1645 edition was expanded in 1673. That is another important point. डेट के पर्सपेक्टिव से जो है, Milton issued a revised and expanded edition of the poems. William Marshall डिजाइन, इस इट्स अनदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये जो पोयम आया था 1645 में, उसका जो कवर पेज था उसको किसने डिजाइन किया गया था, इट वाज डिजाइन बाय विलियम मार्शल।
William Marshall designed the front piece of 1645 poem. The poem include El Allegro, I El Penseroso, Arcades on Shakespeare, Song on May Morning, Upon the Circumcision. ये सारा पोयम इंक्लूड किया गया था। तो व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जो 1645 का एडिशन है, इसका एक्सपेंडेड एडिशन 1673 में आया था। प्लस विच पोएम्स इंक्लूडेड इन दिस कलेक्शन ऑफ द पोएम, इन दिस कलेक्शन ऑफ द पोएम वी कम टू नो अबाउट व्हाट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, कामस, लिसिडास, and you find what El Allegro, I El Penseroso, Arcades on Shakespeare, Song on May Morning, Upon the Circumcision, and other important point कि its front piece was prepared by who? William Marshall. इसमें कुछ लैटिन पोयम को भी इंक्लूड किया गया था। द लैटिन पोयम, ये जो कंक्लूड होता है इसका, इस एडिशन का, इट कंक्लूड्स विद द लैटिन पोयम एपिटाफियम डो डामोनिस। इट्स अ लैटिन पोयम जो एलिजी के फॉर्म में रहा है, और ये posed on the death of Milton's best friend Charles Diodati. Charles Diodati was Milton's best friend, and on his death he has written an elegy in Latin, and the name of that poem was what? Epitaphium Damonis. Milton's 1673 poems include all the earlier poems. पहले जितना भी पोएम्स आया था 1645 में, वो सारे पोएम्स को इंक्लूड किया गया 1673 में। कुछ उसमें जो है ओनली 2 or 3 minutes, उसपे उसके बाद हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। इट आल्सो इंक्लूडेड अ ट्रैक्ट ऑन एजुकेशन। इसमें एक ट्रैक्ट को भी शामिल किया गया था। और ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इनफैंट डाइंग ऑफ अ कफ, ये भी एलिजी था, इसको भी इसमें शामिल किया गया था। इवन ऑन हिज ब्राइडनेस आल्सो इंक्लूडेड। ये कौन सी बात चल रही है? जो 1673 वाला एडिशन आया था उसकी बात चल रही है। 1673 जो एडिशन था उसमें ये चीजें बाद में शामिल किया गया था। इट आल्सो इंक्लूडेड अ ट्रैक्ट ऑन एजुकेशन, on the death of a fair infant, dying of a cup, and on his blindness. You see it here. 1645 में आया था। 1645 के बाद कब आया था? 1673 में। जब 1673 का एडिशन आया तो उसमें जो है पहले 1645 वाली पोयम भी शामिल किया गया था, और बाद में इसको ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ अ कप, on his blindness. Or already I told you on his blindness is the title that has been given by a critic, but is the original title is when I consider how my life is spent. जो on his blindness जो पोयम रहा है, ये किताब में तो प्रिंटिंग के रूप में 16वें नंबर पे रहा है, लेकिन मिल्टन ने इसको बताया था कि यह उनका 19 नंबर का एलिजी रहा है। एंड this is the last work of Milton which I have to discuss today, El Allegro. एल एलिग्रो एक पेस्टोरल पोयम है बाय जॉन मिल्टन, पब्लिश्ड इन हिज 1645 पोएम्स। ये भी 1645 के कलेक्शन में शामिल किया गया। एल एलिग्रो का मतलब क्या होता है कि द हैप्पी मैन। एल एलिग्रो मीन्स अ पोएट इन हैप्पी मूड, या एनी पर्सन दैट इज इन हैप्पी, अ हैप्पी मैन, अ मैन इन चीयरफुल मूड। एंड द पोएम स्टार्ट्स विद द राइजिंग ऑफ द सन। है, और ये जो है किसका है? ये पेयर्ड पोयम में लिखा गया है, ये पेस्टोरल फॉर्म में रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री पोयम था किसका? आई एल पेंसिरोसो का। आई एल पेंसिरोसो का मतलब होता है द मेलंकोली मैन। दीज टू क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इवन इन टीजीटी, पीजीटी एंड यूजीसी नेट वाले भी कि व्हाट डू यू मीन बाय एल एलिग्रो एंड व्हाट डू यू मीन बाय आई एल पेंसिरोसो। सो एल एलिग्रो और जो आई एल पेंसिरोसो है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पोयम है, और एक ही मैन का जो है कंडीशन को बताता है, जिसमें वो चीयरफुल कंडीशन में है और मेलंकोलिक कंडीशन में, which depicts a similar day spent in contemplation। और एक ही डे को लेकर के बात करता है। मॉर्निंग में उसका क्या मूड है, इवनिंग में उसका क्या मूड है। इन द पोएम द नरेटर इन्वोक्स, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। इस पोएम में नरेटर ने किस देवी को इन्वोक किया हुआ? बर्थ नाम की देवी को। बर्थ को, या उसी बर्थ को क्या कहा गया? यूफ्रोसाइन। यूफ्रोसाइन, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। In the poem, the narrator invokes birth slash Euphrosyne and her divine parentage, Then I explained कि यूफ्रोसाइन किस तरह की देवी थी। ग्रीक में, इन एंशियंट ग्रीक रिलीजन एंड माइथोलॉजी, यूफ्रोसाइन वाज अ डेटी। यूफ्रोसाइन ग्रीक की एक देवी थी। वन ऑफ द चैरिटेस नोन इन एंशियंट रोम, और जिनको रोम में भी इस तरह से जाना जाता है, और किसके नाम से? ग्रेटिया के नाम से।
शी वॉज द गॉडेस ऑफ गुड्स, और जो गॉडेस थी चीयर की, जॉय की, बर्थ की गॉडेस थी। द पोयम बिगिंस विद द राइजिंग ऑफ द सन, जो पोयम का शुरुआत होता है किससे होता है? राइजिंग ऑफ द सन से। द पोयम बिगिंस विद द राइजिंग ऑफ द सन, जो पोयम का शुरुआत होता है किससे होता है? राइजिंग ऑफ द सन से होता है। एंड इट रिफर्स टू व्हाट? इट रिफर्स टू cheerful mood. The poem begins with the rising of the sun. In the poem, the poet is in cheerful mood. जो poet है वो किस mood में? cheerful mood में. So again, I would like to explain here what कि जो एल एलिग्रो है, इट्स अ pastoral poem. यह एक pastoral poem है, composed by whom? Composed by जॉन मिल्टन and published कब, किस में पब्लिश हुआ था? 1645 वाला जो उनका कलेक्शन ऑफ द पोएम है उसमें पब्लिश हुआ था। एल एलिग्रो का मतलब होता है कि द पोएट इज इन हैप्पी मूड, और एक कॉम्प्लीमेंट्री पोएम है आईएल पेंसिरोजो का। आईएल पेंसिरोजो का मतलब होता है द पोएट दैट इज इन मेलंकोलिक मूड। और ये क्या करता है? इट डिपिक्ट्स अ सिमिलर डे स्पेंट इन कंटेम्पलेशन एंड थॉट। इसमें पोएट किसको, एक मर्थ या यूफ्रोसाइनी नाम की एक देवी को आह्वान करता है, और उसके पेरेंटेज को भी आह्वान करता है। यूफ्रोसाइनी क्या थी? यूफ्रोसाइनी एंशियंट ग्रीक या रिलीजन माइथोलॉजी में एक देवी है जिनका जिक्र किया गया, और यह देवी किसको रिप्रेजेंट करती है? चीयर को, जॉय को, बर्थ को रिप्रेजेंट करती है। द पोयम बिगिंस विद द राइजिंग ऑफ द सन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिल्टन का वो कौन सा पोयम है जो दिन निकलने के साथ शुरू होता है? दिन निकलने का मतलब कि किसी पर्सन में एक आगे बढ़ने का टेंडेंसी है, उसमें आगे चलने की टेंडेंसी है, उसमें एस्पिरेशंस है, उसमें एम्बिशन है, ही वांट्स टू डू समथिंग। दिन निकलना किसी भी आदमी की उम्मीद का प्रतीक है, उसकी आकांक्षाओं का प्रतीक है, उसको लेकर के। और जो आईएल पेंसिरोसो है, यह जो है सेटिंग ऑफ द सन से शुरू होता है। तो सेटिंग ऑफ द सन किसका प्रतीक? इट इज द सिंबल ऑफ व्हाट? इट इज द सिंबल ऑफ द, यू कैन से कि द डाउनफॉल। इट इज द सिंबल ऑफ द, यू कैन से कि जस्ट क्रशिंग ऑफ द इमोशंस का या उसका। तो ये चीजें आईएल पेंसिरोसो क्या, इट वाज प्रेजेंटेड एज अ कंपेनियन पीस टू एल एलिग्रो। ये जो है एल एलिग्रो का एक कंपेनियन पीस है, मतलब आईएल पेंसिलोसो और एल एलिग्रो दोनों का दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मगर एक दूसरे के एक, मगर एक ही दूसरा इनकम्प्लीट है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। और जो एल एलिग्रो है वह क्या है? अ विजन ऑफ पोएटिक बर्थ। एल एलिग्रो में तो पोएट के बर्थ को, पोएट के जॉय को, पोएट के प्लेजर को लेकर के बात की गई है। It begins with the setting of the sun. In the poem, the poet is in contemplative mood. It begins with the setting of the sun, और इसमें क्या दिखाया गया है आईएल पेंसिरोजो में कि द पोएट इज इन कंटेम्पलेटिव मूड, इन थॉटफुल मूड। ये विचारशील है, सोचता बहुत ज्यादा है, और ऐसा लगता है जैसे जो आदमी की जो ड्रीम्स है वो पूरा नहीं हुए, ख्वाब पूरा नहीं हुए, आकांक्षाएं पूरा नहीं, उम्मीद नहीं पूरा हो जाता है उस कंडीशन की, इसीलिए इसको सेटिंग ऑफ द सन से दिखाया गया है। द पोएम पब्लिश इन द 1645-1646। ये हमें पता है कि मिल्टन का जो 1645 कलेक्शन आया था उसमें ही ये पब्लिश हुआ है। और क्वार्टो फॉर्म, अभी मैंने क्वार्टो का जिक्र किया था। क्वार्टो क्या होता है? 4 पेज का लीफ होता है, और उसको फिर बाइंड करके जो है 2-2 पेज अलग अलग किया जाता है, क्वार्टो। जिस लेफ्ट पेज को क्या कहा जाता है? वर्सेस द पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन लैटिन पब्लिश बाई हम्फ्रे मॉजली। और वो जो पोएम पब्लिश हुआ था 1645 पे, उसके पब्लिशर का क्या नाम था? हम्फ्रे मॉजले ने। द पोएट इन्वोक्स डिवाइनेस्ट मेलंकली। इसमें पोएट ने जिस देवी का आह्वान किया वो कौन है? डिवाइनेस्ट मेलंकली, टू इंस्पायर हिज फ्यूचर वर्सेस। वही जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में उसका वर्सेस कैसे होगा, किस तरह की कविता होगी, वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इन सब चीजों को लेकर के वह बात करता है। सो in today's class you came to know about I.L. Pensiroso. In today's class you came to know about El Eligro. In today's class you came to know about Milton's 1645 poem. And in today's class you came to know about what are the meaning of Krishna nativity. I hope that you all have enjoyed the session. Just give me your feedback quickly. Meet you tomorrow. जल्दी जल्दी अपना जो है रिस्पांस मुझे दीजिए। Did you come to know or not? Was it interesting or not?
Suman is saying ki very is this interesting. Archana, yes, sir, interesting. Good. I'm really satisfied with today's class. Prasoon, Divedi, Arifa, being very much interested, sir. Suman was in a very interesting, of course, a very fruitful. Yes, thank you. Thank you, Manisha. Thank you, Arifa. Thanks, Suman, Archana, and all those who have joined this session. Rama, Manisha, Bushra, Arifa, Archana, Suman, Jalil, Bhai, Prasoon, Madhuri, Sweta. Thanks everyone for giving your beautiful company and precious time listening passionately. Thanks to all of you.